नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं परवीन सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीतरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है? दोस्तों, प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में पीतरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है, स्रावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, यकृत यानी कि लीवर। जी हां दोस्तों, हमारे शरीर के यकृत यानी कि लीवर में दोस्तों पीतरस बाइल जूस का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे पीतरस का उत्पादन कहां होता है? यकृत यानी कि लीवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था, आप सभी याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस की आविष्कार किए थे। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही दोस्तों तड़ित चालक का भी खोज किए थे। आप सभी याद रखेंगे तड़ित चालक। साथ ही साथ बाइफोकल लेंस का भी आविष्कार इन्होंने ही की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, प्रश्न है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलेंगे नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है, वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इमिसिबल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हां दोस्तों, इमिसिबल यानी कि अदृश्य, हिंदी में क्या कहेंगे? अदृश्य। ये ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों, ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इमिसिबल यानी कि अदृश्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खसरा किसकी वजह से होता है? दोस्तों, बताने कि खसरा रोग का वाहक क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे विषाणु यानी कि वायरस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। खसरा किसकी वजह से होता है? तो विषाणु यानी कि वायरस के वजह से होने वाला रोग है खसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। दोस्तों, प्रश्न है कि बहुत पुराने जो पहले मॉडल पेंडुलम घड़ी आती थी, उस पेंडुलम घड़ी की जो कार्य पद्धति थी वो पूरी तरह से किस प्रकार की थी? तो दोस्तों, वो पूरी तरह से मैकेनिकल थी। किस तरह की थी? मैकेनिकल थी। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की जो कार्य पद्धति थी वो पूरी तरह से मैकेनिकल थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैकेनिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, बताने है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे ओवम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवम सेल है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बताने कि इनमें से किस यंत्र को समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह यंत्र है पेरिस्कोप। जी हां दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है कहां पर? पनडुब्बी में। किसके लिए? तो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, बताने है कि सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे छिपकली का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में कौन सा एसिड पाचन क्रिया में मदद करता है? दोस्तों बताने कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाचन क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में पाचन क्रिया में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि दोस्तों इसका सूत्र होता है HCl। आप सभी याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में पाचन क्रिया में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? दोस्तों बेसिक लेवल के प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों प्रश्न है कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग याद रखेंगे फैराडे के नियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फैराडे के नियम की कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है पावर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा फैराडे का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है कि जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हिमांक बिंदु कहा जाता है किसे? जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? हिमांक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे हिमांक बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों जनरल साइंस के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है यानी कि अल्कलाइन नहीं है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा एक क्षारीय नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सल्फर। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, सल्फर जो है ये एक क्षारीय नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों क्या है? ये तीनों अल्कलाइन है, क्षारीय है। लेकिन दोस्तों सल्फर क्या है? ये क्षारीय यानी कि अल्कलाइन नहीं है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का यानी कि पॉइजन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेसिक लेवल के प्रश्न है। प्रश्न है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किस में डुबा करके रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे केरोसिन में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में न आए, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को दोस्तों केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? दोस्तों प्रश्न है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों वो तत्व था फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फास्फोरस यह पहला तत्व है जिसकी रासायनिक खोज किनके द्वारा की गई थी? हनिंग ब्रांड के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा फास्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बताने कि हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे हृदय में यानी कि हार्ट में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? हृदय में यानी कि हार्ट में पाई जाती है अनैच्छिक मांसपेशियां। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? दोस्तों बताने की कांच की कौन सी किस्म जो होती है वो तापरोधी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे पायरेक्स प्रकार के कांच। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों पायरेक्स प्रकार की जो कांच होती है ये तापरोधी होती है। आप लोग याद रखेंगे क्या होती है? तापरोधी। ऑप्शन सी पायरेक्स कांच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से किस विटामिन में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, विटामिन B12। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से किससे पौधों में क्या होता है? खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है इसी के माध्यम से, तो आप लोग याद रखेंगे फ्लोएम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों फ्लोएम क्या है? यह एक ऊतक है, पौधों में पाया जाता है और इसी के माध्यम से दोस्तों पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का क्या होता है? वहन होता है। क्या नाम है? फ्लोएम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों प्रश्न है कि बॉल पेन जो हम लोग लिखते हैं वो पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों बॉल पेन पृष्ठ तनाव पर काम करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों बताने है कि रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केपलर। ऑप्शन बी, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किए थे दोस्तों? तो केपलर ने। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे हैं। दोस्तों बताने की जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये किस प्रकार के तरंगे होती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा होती है ये ऊष्मा के रूप में निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों ऊष्मा के रूप में निकलती है, यानी कि हीट के रूप में निकलती है नाभिकीय विखंडन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। दोस्तों बताने कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे धारा यानी कि करंट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो दोस्तों धारा का पता लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल। दोस्तों बताने है कि एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल क्या होता है? तो दोस्तों एक आवर्धक लेंस में एक सरल उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? सरल उत्तल लेंस एक आवर्धक लेंस में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आवर्धक लेंस में एक सरल उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों बताने है कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे तंत्रिका कोशिका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्वस सेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों प्रश्न है कि हरे फलों को यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एसिटिलीन।
जी हाँ दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गैस है एसिटिलीन। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तब एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। आप सभी याद रखेंगे और इसी से हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। आप सभी को दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना चाहिए। जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तब एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, जिससे हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। इसका दोस्तों आप लोग सूत्र भी याद रखेंगे, C2H2। जी हाँ दोस्तों, एसिटिलीन गैस का आप लोग सूत्र भी याद रखेंगे, C2H2। जब दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तब एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रोग में जो रोगाणु होते हैं ये खुले घाव से होकर के क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए में है टेटनस। जी हाँ दोस्तों, टेटनस रोग के माध्यम से जो रोगाणु होते हैं दोस्तों ये खुले घाव से प्रवेश कर जाते हैं। आप सभी याद रखेंगे, खुले घाव से होकर के प्रवेश कर जाते हैं, वो रोग है टेटनस। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जो टेटनस बीमारी है ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को इफेक्टिव करता है। क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टेटनस रोग। आप सभी याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टेटनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी का क्या कारण है? दोस्तों बताने कि पशुओं में जो खुरपका एवं मुंहपका बीमारी होता है इसका क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए विषाणु यानी कि वायरस। जी हाँ दोस्तों, वायरस के कारण पशुओं में दोस्तों खुरपका एवं मुंहपका बीमारी होता है। किसके कारण से? वायरस के कारण से। यानी कि दोस्तों खुरपका एवं मुंहपका ये दोनों बीमारी का जो वाहक होता है वो होता है वायरस यानी कि विषाणु। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप लोग अपना सुझाव हमें जरूर देंगे कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा था। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसका भी दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।